नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना। आज हम व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। पाठ के नाम से ही पता चलता है कि वर्ण विचार यानी आज के पाठ में हम वर्णों के बारे में विचार करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वर्ण के बारे में जान लेते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ध्यान दीजिए, जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। खंड का अर्थ होता है टुकड़े करना, यानी कोई भी ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम क लिखते हुए उसके पैरों में हलंत लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि क के अंदर स्वर शामिल नहीं है और क के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस तरह से यह ध्वनि वर्ण कहलाती है। इसकी परिभाषा को आसान तरीके से याद करने के लिए मैंने एक दूसरी परिभाषा बनाई है। अगर आप उसको 2-3 बार दोहरा लेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। भारत में एक दानवीर थे, नाम था उनका कर्ण। वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते कहलाती है वर्ण। एक बार और कर लीजिए। भारत में एक दानवीर थे, नाम था उनका कर्ण। वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते कहलाती है वर्ण। और यही हमारी परिभाषा भी थी कि वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब बात करते हैं वर्णमाला की। जिस प्रकार हम मोतियों को लेकर उन्हें एक धागे में पिरोकर एक माला का रूप दे देते हैं, उसी तरह से हिंदी में वर्णमाला यानी वर्णों की माला। वर्णों को हम जब व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं तो वो वर्णमाला बन जाती है। मोतियों को धागे में पिरोने के बाद माला बन जाती है, मोतियों की माला। और जब वर्णों को व्यवस्थित समूह में लिख दिया जाता है तो वो वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला को परिभाषित कैसे करेंगे? वर्णमाला यानी वर्णों की माला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। सबसे पहले करते हैं हिंदी वर्णमाला की कि हिंदी में किन किन वर्णों रूपी मोतियों को शामिल करके वर्णमाला का रूप दिया गया है। सबसे पहले स्वरों पर बात करते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इसके बाद अयोग वह वर्णमाला में शामिल किए गए हैं। ये 2 होते हैं, अंग जिसे अनुस्वार भी कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा हम पाठ में आगे करेंगे। अब बात करते हैं व्यंजन की। ध्यान से देखिए, प्रत्येक वर्ण के नीचे हलंत लगाया गया है। इसका अर्थ है कि उन वर्णों के अंदर कोई भी स्वर शामिल नहीं है और जब वर्णों के साथ स्वर शामिल नहीं होता तो उन्हें उच्चारित भी नहीं किया जा सकता। वर्ण विच्छेद करते हुए हमने पिछली कक्षा में भी सीखा था कि अगर किसी वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है तो वो स्वर रहित होता है। अब व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग का पहला जो वर्ण है उसके नाम से ही उस वर्ग का नाम है। जैसे पहली पंक्ति में देखिए,
पहला वर्ण है क। इस पूरी पंक्ति को क वर्ग से जाना जाता है। दूसरी पंक्ति में च, दूसरे वर्ग का नाम होगा च वर्ग, तीसरे का होगा ट वर्ग, चौथे का त वर्ग और पांचवें का होगा प वर्ग। इन पांचों वर्गों को मिलाकर यानी क से लेकर म तक जितने भी वर्ण हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में 5 वर्ण हैं, इसलिए 5 वर्ग और प्रत्येक पंक्ति के 5 वर्णों को मिलाकर ये संख्या में 25 बनते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो क से शुरू होकर म तक होते हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। उसके बाद ऊष्म व्यंजनों को भी वर्णमाला में जगह दी गई है। श, श, स, ह, ये भी संख्या में 4 है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक या अधिक वर्णों को मिलाकर बनते हैं, जो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। इसके उपरांत आगत वर्ण, जो कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, इसके अंतर्गत भी कुछ वर्णों को वर्णमाला में शामिल किया गया है। जैसे औ, पहला जो वर्ण है वो, उसके उदाहरण हैं जब हम डॉक्टर, बॉल ये सब शब्द लिखते हैं तो इस वर्ण का प्रयोग किया जाता है। दूसरे वर्ण है ज और फ, लेकिन ये हमारे व्यंजनों में जो वर्ण है ज, फ, उनसे थोड़े अलग हैं, क्योंकि इनके पैरों में एक बिंदी का प्रयोग किया गया है। ये बिंदी नुक्ता कहलाती है और इसको लगाने से इसके उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। जैसे इसे ज बोला जाता है, इसी तरह फ। ये दोनों वर्ण फारसी यानी उर्दू भाषा से लिए गए हैं। अभी जो हमारी वर्णमाला में इतने वर्ण अभी हमने जिनको जाना, वो भी हमारे वर्णों के प्रकार ही थे। जैसे पहले हमने जाना स्वर, फिर जाने अयोगवा और उसके बाद हमने व्यंजनों को जाना। तो वर्णमाला में जब हम लिखते हैं तो इन्हें एक व्यवस्थित क्रम में ही लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर हमने वर्णों के प्रकार, पहले स्वर लिखे हैं, फिर व्यंजन और उसके उपरांत अयोगवा। तो ऐसे हम इन्हें किसी भी तरह लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर की परिभाषा, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं और इन्हें बोलते समय दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, अर्थात स्वर को उच्चारित करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अब स्वर की परिभाषा को आसान तरीके से कैसे याद करेंगे? इधर उधर नहीं घूमना बच्चों, रहना है सबको घर। जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, कहलाती हैं स्वर। हमारी परिभाषा में क्या था? जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, वही स्वर कहलाती हैं। ये जो हमने परिभाषा बनाई है, इसके अंदर भी यही कुछ दर्शाया गया है। इधर उधर नहीं घूमना बच्चों, रहना है सबको घर। जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, कहलाती हैं स्वर। इस परिभाषा को आप 2-4 बार गुनगुना लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर।
सबसे पहले बात करेंगे ह्रस्व स्वरों की। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, अर्थात जिन स्वरों को बोलने के समय कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब समय से यहाँ हमारा आशय है कि जैसे जब हम चुटकी बजाते हैं और एक चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, ह्रस्व स्वर को उच्चारित करने में भी उतना ही समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, अ, ई, उ और ऋ। ये चारों हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? यह वे स्वर होते हैं जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर बताया कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। कैसे? जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि जब हम ह्रस्व स्वरों को उच्चारित करते हैं तो एक चुटकी बजाने जितना समय लगता है। तो हमारी परिभाषा के अनुसार यहाँ ह्रस्व स्वर से दुगना, यानी जब हम 2 चुटकी बजाएंगे तो दीर्घ स्वरों को उच्चारित करने में 2 चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ये संख्या में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लूत स्वर। वैसे तो प्लूत स्वर अलग से कोई स्वर नहीं है, पर जब स्वरों का उच्चारण लंबा किया जाता है तब वे प्लूत स्वर कहलाते हैं। हिंदी में इनका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदी में प्लूत स्वर इतने प्रयोग में नहीं आते। जब हम ब्रह्मनाद में ओम का उच्चारण करते हैं तब प्लूत स्वर का प्रयोग करते हैं, जैसे ओम। अयोग वा की बात करते हैं। अयोग वा हमारे 2 हैं, एक होता है अंग और दूसरा होता है अ। अंग जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में हवा नासिका से बाहर निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जैसे हंस, चंचल, पंथ। इसका प्रयोग प्राय व्यंजन के साथ ही होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अनुस्वार होते हैं वो एक बिंदी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और हमेशा व्यंजनों के ऊपर ही इनको लगाया जाता है। जो हमारे प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है उनके स्थान पर भी हमेशा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अयोग वा के दूसरे वर्ण की, जिसे अ कहा जाता है, इसका चिन्ह विसर्ग है। जब इसे हम किसी वर्ण के पीछे या किसी शब्द के पीछे लगा देते हैं तो हमें ह जैसी ध्वनि सुनाई देती है जब हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं। इसकी परिभाषा में भी है, इसका चिन्ह विसर्ग है तथा उच्चारण ह के जैसा प्रतीत होता है। यह स्वर के बाद लगता है, जैसे प्रातः, पुनः आदि। अब इन दोनों शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए जब हम इन्हें उच्चारित करते हैं तो हमें ह जैसी ध्वनि सुनाई देती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।